हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2। और इसके पहले वाले जो लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स का लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो पहले इसके प्रीवियस वाला लेक्चर देख लें, जिससे आज जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक फिनोमिनन है, एक घटना है। वो घटना क्या है ये आज हम लोग पढ़ेंगे। और उसके लिए ये जो घटना देखी गई है, वो घटना देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, फैराडे ने किया है। वो पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट समझेंगे। फैराडे ने क्या एक प्रयोग किया जिससे एक नई चीज देखने को मिली है, एक जादू जैसा देखने को मिला है। ठीक है ना, तो क्या एक्सपेरिमेंट किया पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो फैराडे के जो प्रयोग करने की जो सोच थी, कहाँ से उत्पन्न हुई, पहले तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सोच कहाँ से उत्पन्न हुई ये हम लोग जानते हैं कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये किसका एक्सपेरिमेंट था? ओस्टेड का। ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया कि जब किसी तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जबकि इस ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट से पहले, ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट था उसके पहले तक ये माना जा रहा था कि विद्युत धारा अलग चीज है और चुंबक अलग चीज है। ठीक है ना, चुंबक और धारा के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन ओस्टेड ने ये सिद्ध कर दिया कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब है कि धारा और चुंबक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है ना, तो ओस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था उसका उल्टा फैराडे ने सोचा कि जब ओस्टेड ने क्या सोचा है, ओस्टेड ने कहा कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करेंगे, धारा अगर आगे प्रवाहित होती है इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम से या एम्पियर्स लॉ से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का उल्टा सोचा, उन्होंने सोचा कि अगर कहीं चुंबकीय क्षेत्र, अगर यानी कोई तार है और उसमें उसके समीप अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए तो इस तार में धारा प्रवाहित होनी चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? जैसे ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था? ओस्टेड का जो प्रयोग था वो प्रयोग ये था कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, या कोई आवेश चलता है, भाई अगर धारा प्रवाहित हो रही है इसका आवेश चल रहा है, तो आवेश चलता है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर आवेश स्थिर है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है ना, यानी आवेश स्थिर है तो केवल वैद्युत क्षेत्र होता है, और जब आवेश चलता है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, और आवेश चलेगा, धारा का प्रवाह होगा, तो धारा प्रवाहित होने पर जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र में धारा क्यों नहीं प्रवाहित हो सकती है, ये सोच थी फैराडे की। और ये सोच करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना शुरू किया। एक्सपेरिमेंट उन्होंने इस तरीके से किया है कि देखिए, पहले एक्सपेरिमेंट को समझ लें, उसके बाद फिर ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो फिनोमिनन है ये आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, एक कुंडली ली उन्होंने तार की और उसमें एक धारा मापी लगा दिया। धारा मापी जानते हैं ना आप लोग, धारा नापने का उपकरण होता है। ये धारा मापी हम लोग पढ़ चुके हैं, चल कुंडल धारा मापी। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, बीच में सुई होती है, इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है। धारा मापी है, गैल्वेनोमीटर। एक ये तार की कुंडली बना ली हमने, उसमें एक धारा मापी लगा दिया कि धारा मापी का काम है उस तार में अगर धारा प्रवाहित होगी तो इसमें विक्षेप आता है सुई में, और विक्षेप आ रहा है इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये धारा को डिटेक्ट करता है, धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, और डायरेक्शन बताता है कि अगर डायरेक्शन बदल जाएगी तो इसका विक्षेप की डायरेक्शन बदल जाएगी। मतलब पहले धारा प्रवाहित हो रही थी इस डायरेक्शन में, ऐसे तो विक्षेप इस तरफ आ रहा था, अगर डायरेक्शन बदल दें तो विक्षेप की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुंडली बनाई फैराडे ने और यहाँ पर एक चुंबक को रखा।
यहाँ पर एक चुंबक को रख दिया, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं N और S, रख दिया, यानी ये स्थिर है, चल नहीं रहा है। पहले उन्होंने रखा, उसके बाद इस बार शुरू करते हैं हम लोग, तो ये देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र हमने ये चुंबक रखा और ये चुंबकीय क्षेत्र रखा, इसका इस चुंबक के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें हमने ये कुंडली को रखा, इसमें धारा प्रवाहित होनी चाहिए, पर देखा कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई, कोई विक्षेप नहीं आया, यानी आई का मान क्या था, 0 था। समझ में आ रहा है? अगर ये स्थिर है तो इस पर कोई विक्षेप नहीं आया। फिर वो क्या किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसी एक्सपेरिमेंट में फिर चुंबक को कुंडली के पास लाए, चुंबक को कुंडली के पास लाए। जब कुंडली के पास लाएंगे इस चुंबक को, मान लो इसकी तरफ लाना शुरू किया हमने, ध्यान से समझना, ये हमने क्या किया, इसको इस तरफ लाना शुरू कर दिया, यानी गति की अवस्था में इस तरफ गति हो रही इसकी। जब ला रहे हैं तो देखा कि इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, और विक्षेप उत्पन्न हुआ इसका मतलब इस कुंडली में धारा प्रवाहित हुई, तो विक्षेप यहाँ पर शून्य होकर के इसका विक्षेप इस तरफ हो गया, ऐसे शून्य तो इसका यहाँ पर होता है, बीच में शून्य होता है, तो इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती, यहाँ पर धारा शून्य थी। जैसे ही गति अवस्था में आया, इसमें तुरंत विक्षेप उत्पन्न हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पर धारा का मान शून्य नहीं होगा, कुछ धारा का मान होगा, ठीक है ना। पहले आप इतना समझो कि धारा इसमें प्रवाहित हो कितना मान होगा, ये अलग मैटर है, ठीक है। इसको हमने इधर तरफ चलाना जब शुरू किया, उसके बाद क्या किया, हम इसको पास ले आए, जब इसके पास जब ले आए कुंडली के पास में, और चुंबक को इसके समीप ला करके फिर रोक दिया। ध्यान से इस चीज को समझना, हम इसको रिवाइज कराएंगे। फिर हमने क्या किया, इसको फिर रोक दिया, स्थिर अवस्था में हो गया ये, तो फिर देखा कि फिर धारा का मान शून्य हो गया। मैं समझ आ रही है, मतलब देखो 3 स्थितियां दिखाई हमने। यहाँ पर ये चुंबक है, इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में हमने इस कुंडली को रखा, जब तक चुंबक स्थिर रहा तब तक इस पर कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई। जब हमने चुंबक को गति कराया कुंडली की ओर गति कराया, तो क्या हुआ, इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, और जैसे ही गति कराना बंद कर दिया, रोक दिया चुंबक को, तो धारा का मान फिर शून्य हो गया। समझ आ रहा है? उसके बाद फिर और क्या किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने किया कि कुंडली ये कुंडली बनाई, कुंडली वही है जो वहां थी पहले, ये कुंडली। फिर हमने क्या किया, इस चुंबक को इस तरफ गति कराने लगे, इसको दूर ले जाने लगे। अब गति की डायरेक्शन क्या कर दी, बदल दी, गति की डायरेक्शन बदल दी, तो इसका विक्षेप जो यहाँ पर तो विक्षेप शून्य था, यहाँ पर तो विक्षेप का मान क्या है, शून्य है, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। लेकिन जब इसको वापस ले जाने लगे दूरी की ओर, तो क्या होगा, विक्षेप तो हुआ, लेकिन विक्षेप जो पहले पास लाने की दिशा में हो रहा था उसके विपरीत दिशा में हुआ, यानी डायरेक्शन विक्षेप की क्या हो गई, बदल गई, इस डायरेक्शन में विक्षेप आया। इसका मतलब इसमें धारा फिर प्रवाहित हो रही, लेकिन धारा की डायरेक्शन बदल गई। धारा अगर मान लेते पहले इस दिशा में अगर प्रवाहित हो रही थी ऐसे, तो अब धारा की डायरेक्शन क्या हो गई, इस डायरेक्शन में, अभी विक्षेप की डायरेक्शन बदल गई, ठीक है ना। ये सुई 0 पोजीशन की, ठीक है। फिर क्या किया हमने, इसको दूर ले जा करके फिर रोक दिया चुंबक को, यहां पर फिर इसको स्थिर कर दिया, और कुंडली में विक्षेप देखा गया, तो विक्षेप इसका क्या हो गया, फिर शून्य हो गया, आई का मान 0 हो गया। ये चुंबक को जब स्थिर कर दिया तब, ये बात समझ आ रही है, यानी जब चुंबक स्थिर है तो धारा का मान शून्य है, जब चुंबक गति कर रहा है तो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा का मान
शून्य है तो ये धारा का मान यहाँ पर शून्य होगा, सॉरी यहाँ पर धारा क्या होगी, नॉट इक्वल जीरो होगी, धारा कुछ होगी इसमें, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब चुंबक स्थिर है, यहाँ पर देखो स्थिर है, यहाँ पर स्थिर है, यहाँ पर स्थिर, धारा का मान जीरो है, ठीक है ना। जब तक चुंबक चल रहा था तो धारा का मान जीरो नहीं है, धारा इसमें कुछ न कुछ प्रवाहित हो रही है, नॉट इक्वल जीरो, धारा कुछ न कुछ प्रवाहित हो रही है। ये तो चुंबक को गति कराने से ऐसा देखा गया, फैराडे ने ऐसा देखा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके। इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने देखा कि अगर हम इसका मतलब इसका सीधा है कि चुंबक को अगर गति कराते हैं तो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, अगर रोक देते हैं तो धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, ठीक है ना। यानी जब तक धारा प्रवाहित होती है जब तक कि ये चुंबक गति अवस्था में होता है। इसका उल्टा भी उन्होंने किया क्या कि अब उन्होंने चुंबक को स्थिर कर दिया, इस कुंडली को गति कराया। अगर दोनों को स्थिर कर तो उसमें कोई धारा प्रवाहित हो नहीं रही। फिर उन्होंने देखा कि अगर ऐसा किया जाए कि चुंबक को स्थिर कर दिया जाए, कुंडली को उधर तरफ लाएं या इससे दूर ले जाएं, तब भी उन्होंने यही स्थिति देखी कि जब तक कुंडली को चलाया तब तक धारा प्रवाहित हुई, अगर इसके पास ला रहे थे तो धारा की डायरेक्शन दूसरी थी, जब इससे दूर ले जा रहे थे तो धारा की डायरेक्शन बदल गई, यानी फिर दूसरे इस पहले से विपरीत हो गई। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब चुंबक या कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तभी इसमें एक धारा प्रवाहित होती है, और धारा प्रवाहित हम जानते हैं तभी होती है जब उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तभी धारा प्रवाहित होगी। तो इसका मतलब है फैराडे ने कहा कि जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न हो जाता है ये अभी हमको नहीं मालूम, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ऐसा हो जाता है। ये जो घटना है यानी प्रेरक दाब उत्पन्न हो जाता है, कुंडली एक बंद परिपथ है तो उसमें धारा भी प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर ब्रेक है, अगर तार टूटा हुआ है तो उसमें कोई भी छेद नहीं आएगा, तब भले चाहे जिसको गति कराएं। तो इसका मतलब कुंडली अगर एक बंद परिपथ है तो उसमें एक धारा भी प्रवाहित होने लगती है। तो ये जो घटना है इस घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसकी परिभाषा हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा को लिखने के लिए हम देखो इसको बिगाड़ दें, ठीक। परिभाषा क्या लिख सकते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, जब चुंबक तथा कुंडली, मतलब चुंबक चल रहा हो चाहे कुंडली चल रही हो या दोनों चल रहे हो, दोनों, ठीक है ना। जब चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल, कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित यानी इंड्यूस्ड प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली एक बंद परिपथ है तो कुंडली में
धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित धारा कहते हैं। ये बात एक्सपेरिमेंट जो निकली है वो उन्होंने बताई। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये परिभाषा हम लिख सकते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। जब चुंबक और कुंडली की भी सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली एक बंद परिपथ है तो कुंडली में एक धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना। ये जो फिनोमेनन है कि कुंडली या चुंबक में सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगती है, ये घटना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसी घटना को लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है। यानी सापेक्ष गति का मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर चुंबक और कुंडली दोनों एक ही दिशा में चल रहे हों लेकिन उनके वेगों में अंतर हो। जैसे अगर मान लेते हैं, चलो सापेक्ष गति के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको। ये मान लेते हैं कुंडली हो गई, ठीक है ना, और ये हो गया चुंबक। इनके बीच अगर सापेक्ष गति होने का मतलब ये है कि अगर दोनों ये कुंडली भी इस दिशा में चल रही हो 4 मीटर पर सेकंड से और ये भी इसी दिशा में चल रहा हो 4 मीटर पर सेकंड से, तो क्या होगा? दोनों एक ही दिशा में एक ही वेग चल रहे हैं तो इनका सापेक्ष वेग क्या होगा? 0 होगा। तो सापेक्ष गति होनी चाहिए, शून्य नहीं होनी चाहिए। यानी जितना ये चलेगा उतना ही चले जाएगा। यानी दोनों की सापेक्ष गति कहाँ हुई? अगर 4 इधर चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड तो 4 इधर चले, इसको सापेक्ष गति, इसमें सापेक्ष गति है, ठीक है ना। इसको सापेक्ष गति इसको कहेंगे, इसमें इसके भी सापेक्ष गति है, 0 नहीं है वो सापेक्ष गति का मान, यानी सापेक्ष जो वेग है वो 0 नहीं है। अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इसका वेग फिर 3 हो, इसका 4 हो, तब सापेक्ष गति का मान आएगा, ठीक है ना। सापेक्ष गति का मान हमेशा दोनों घटा करके निकालते हैं दिशा सहित। एक ही दिशा में है दोनों प्लस ले लेंगे, दोनों प्लस लेंगे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा अगर इक्वल है दोनों मान। अगर अपोजिट दिशा में है तो एक का प्लस एक का माइनस लेंगे, घटाएंगे दोनों को तो माइनस होने की वजह से दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों का मान सम के बराबर। मान लो जैसे ये इस दिशा में चला है, इस दिशा में चला है तो इसका सापेक्ष वेग का मान कितना होगा? 4 - 3 कर देंगे, यानी 1 मीटर पर सेकंड है सापेक्ष वेग का मान, ठीक है ना। अगर ये दोनों, ये भी 4 दोनों घटाते 4 - 7 0 हो जाता, ठीक है ना। अगर यही अगर इस दिशा में चल रहा होता तो -3 होता, तो -3 और -4 कितना हो जाता? -7 हो जाता या +7 हो जाता। वो तो इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, चुंबक के सापेक्ष कुंडली की गति कितना वेग होगा सापेक्ष वेग, या कुंडली का चुंबक के सापेक्ष कितना वेग होगा, इस बार में वेग करता है। तो ये हम लोग फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं सापेक्ष वेग के बारे में। इसको हम लोग यहाँ पर केवल समझना है कि चुंबक और कुंडली में जगह सापेक्ष गति है तो प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है। भाई गति तो कराया उन्होंने, लेकिन कहा कि दोनों एक, इसमें ये कुंडली हो गई, ये चुंबक हो गया, अगर दोनों को एक ही स्पीड से एक दिशा में ले जाए तो इनके भी सापेक्ष गति क्या है? 0 है, ठीक है ना। यानी जितना ये चल रहा है उतना ये चल रहा है, ठीक है ना। अगर एक स्पीड ज्यादा हो एक कम हो तो सापेक्ष गति होगी। तो ऐसे ही अगर दोनों को एक ही दिशा में चला रहे हैं तो एक का वेग का कम, एक का मान, एक का वेग ज्यादा होना चाहिए, तभी सापेक्ष गति होगी। बात समझ में आ रहा है कि चुंबक और कुंडली चले तो, लेकिन उनका जो सापेक्ष वेग है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो उसमें कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंट में देखा। उसके बाद फिर उन्होंने उसकी व्याख्या भी की है कि ऐसा क्यों हो जाता है।
क्या कारण है ऐसा होने का, ठीक है ना। तो उन्होंने इस घटना की व्याख्या उन्होंने की है फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या चुंबकीय फ्लक्स, जो हम लोग उसके पिछले वाले वीडियो पढ़ चुके हैं, चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर की है। क्या की है उन्होंने, व्याख्या क्या की, उन्होंने कहा कि जब कुंडली से बद्ध माने लिंक ना है, संबद्ध, जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अथवा, इसकी जो हम लोग ये लिख सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स अथवा कुंडली से गुजरने वाली, पहले लिख लीजिए, उसको समझा भी देंगे आपको। जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अथवा कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाएं होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की बात हो, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि कुंडली एक बंद परिपथ है, तो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। ये बात उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की उन्होंने व्याख्या की है कि जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अथवा उसी बात को इस प्रकार से कह सकते हैं कि कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो कुंडली विद्युत वाहक उत्पन्न होगा। भाई गति कराएंगे तो देखो, इसको नोट कर ले, बताते हैं, नोट कर लीजिए इसको पहले, फिर वो चित्र से आपको बताएंगे किस तरीके से परिवर्तन दिखाई पड़ता है हमको। नोट कर लीजिए, तो समझ करके आपको तैयारी करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है, बिल्कुल एकदम बेसिक से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। और इसी घटना को देख करके फैराडे के 2 नियम उन्होंने बनाए हैं, ठीक है ना। वो नियम क्या है फैराडे के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखो, इसमें जो कह रहा है कि फैराडे ने कहा कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स लोग जानते हैं, चुंबकीय फ्लक्स मतलब क्या होता है कि तल से गुजरने वाली
बल रेखाओं की संख्या, कौन संख्या, जो तल के लंबवत गुजर रही हो बल रेखाएं, ठीक है ना। इसका मतलब मान लेते हैं कि ये चुंबक हो गया, ध्यान दो थोड़ा सा इसको पहले, ये चुंबक हो गया S और L, बल रेखाएं जो इससे भाई N से निकलती हैं, बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं ऐसे, और घूम करके S की तरफ आएंगी, ठीक है ना। ये चुंबकीय बल रेखा, ये चुंबकीय बल रेखा है, ये चुंबकीय बल रेखा इस तरीके से है, ऐसे जैसे ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे ये बल रेखाएं हैं। मान ली कुंडली हमारी यहाँ पर रखी है, पहले ध्यान से समझना, ये कुंडली है, ठीक है ना। ये क्या है, कुंडली का चित्र हमने छल्ला जैसा दिखा दिया, एक ही राउंड वाली, कई राउंड वाली कुंडली हो सकती है। अगर देखो यहाँ पर रखी है, दो बल रेखाएं गुजर रहे, इसका चुंबकीय फ्लक्स कितना है, 2 है। अगर दोनों स्थिर हैं, कुंडली और चुंबक, तो 2 है तो 2 गुजरती रहेंगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो बल रेखाओं से अगर परिवर्तन नहीं होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा तो उसमें कोई विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होता। ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर गति नहीं कराएंगे तो जितनी गुजर रही है बल रेखाएं उतनी ही गुजरती रहेंगी, चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो स्थिर होगा, वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसको गति कराया हमने, या इसको गति कराया, चुंबक को हम इस कुंडली की तरफ ले गए, तो स्थिति क्या हो जाएगी जरा देखो। अगर इस चुंबक को हम, ये तो इसकी बल रेखाएं हो गई S और L, ध्यान देना थोड़ा सा, इसको ये बल रेखाएं हो गई, और इसको जब पास लाए, इस तरफ जब लाए हम इस चुंबक को, यानी इस तरफ जब गति कर, ये तो स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर अवस्था में तब तो हमने कहा था कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। स्थिर अगर है तो कोई धारा प्रवाहित, 2 गुजर रहे 2 गुजरती रहेंगे। अगर गति कराएंगे तो कभी 2 गुजरेंगी, कभी इससे 3 गुजरेंगी, कुंडली वही है, ठीक है ना। गति कराया हमने तो क्या होगा, मान लो पहले 2 गुजर रहे थे, जब स्थिर था हम गति कराया तो 3 हो गए, और पास लाएंगे तो ये 4 हो जाएंगे, ये तो होगा ना। या दूर ले जाएंगे तो 4 थी पहले से, फिर 3 बचेंगी, फिर 2 बचेंगी, फिर 0 हो जाएंगी। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी तक धारा प्रवाह होता है, तभी तक विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न होता है। और अगर हम प्रवाहित गति कराना बंद कर दें तो धारा का प्रवाह भी बंद हो जाता है। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, परिवर्तन किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। परिवर्तन का तरीका उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए, कैसे परिवर्तन, जिस भी तरीके से चुंबकीय फ्लक्स, चाहे चुंबक को चलाना पड़े, चाहे कुंडली को चलाना पड़े आगे पीछे, ठीक है ना, या कोई कुंडली को घुमाना पड़े चुंबकीय क्षेत्र, मान लेते हैं ऐसे है चुंबकीय क्षेत्र, सपोज तल के लंबवत अंदर की तरफ, और यहाँ पर ये कुंडली रखी है। अगर ये कहें कि हम इसको इस अपनी अक्ष के परिधि से घुमाएं, तो जब मान लेते हैं ये तल के लंबवत हो गया ऐसे, ये तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर तरफ लगाया ना, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, और ये कुंडली को हमने ऐसे रख दिया, तो बल रेखाएं ऐसे गुजर रहे हैं इसके अंदर से, इसको घुमाना शुरू करेंगे तो क्या होगी, बल रेखाएं एक समय ऐसा आ जाएगा कि बल रेखाएं घटना शुरू होंगी, घटते 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 जब ऐसे हो जाएगा तो बल रेखाएं बिल्कुल इसके समांतर हो जाएंगे इस तल के। तो जब तक समांतर हो जाएंगे तो कोई बल रेखा इसको नहीं काटेंगे, ठीक है ना। तो जब कोई नहीं काटेंगे चुंबकीय फ्लक्स समान क्या होगा, 0। तो जब इसका चुंबकीय फ्लक्स समान 0 होगा तो पहले सबसे ज्यादा बल रेखाएं गुजर रही थी, घुमाना शुरू किया, बल रेखा घटना शुरू हो गई, इसका चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तन होता रहा और 0 हो गया। तो 0 या कोई मान के बीच में अगर कोई परिवर्तन होता है चुंबकीय फ्लक्स में, जरूरी नहीं है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान बहुत ज्यादा हो तभी धारा उत्पन्न होगी, या कम है धारा उत्पन्न होगी, ऐसा नहीं है। अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर बदल नहीं रहा है तो उसमें कोई विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जब किसी भी तरीके चुंबकीय फ्लक्स का मान बदले, वो चाहे कुंडली या चुंबक को चलाने से बदल रहा हो, चाहे कुंडली को अपनी जगह घुमाने बदल रहा हो, या ऐसी जगह हम इस कुंडली को रखते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ही बदल रहा हो, तो चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा, और चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा तभी उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और नारायण उसका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। यानी ये कह सकते हैं कि चुंबक को स्थिर कर देंगे, बल रेखाएं मान लो स्थिर कर दिया, बल रेखाएं इतनी गुजर रही हैं, अब सोचो कि इसमें विद्युत वाहक बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा, एक नहीं उत्पन्न होगा,
गति नहीं होगी तो कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उत्पन्न तभी होता है जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जितनी तेजी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा उतने ज्यादा विक्षेप आता है। ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जितनी तेजी से चुंबक को लाएंगे कुंडली के पास में, विक्षेप धारा मापे उतना ही ज्यादा होता है, यानी उसमें उतनी ज्यादा धारा प्रवाहित होती है। समझ में आ रहा है? जितनी जल्दी जल्दी आगे पीछे चलाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स जितनी ज्यादा शीघ्रता से परिवर्तन करेंगे उतना ही ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है ना? कितना उत्पन्न होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये फैराडे ने अपने नियम में बताया है। ठीक है ना? तो हम लोग बात करेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या, और समझ में आ रहा है? तो इसको समझ करके हम आगे चलेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से भी, और कॉम्पिटिशनों में भी इससे न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल में हम लोग करेंगे वीडियो के अंत में। तो हेडिंग लगा लीजिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है ना? फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम दिए हैं ना, पढ़े हैं आपने कभी केमिस्ट्री में? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत अपघटन के नहीं, हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके दो नियम हैं, फैराडे के निम्नलिखित दो नियम हैं। फैराडे के निम्नलिखित दो नियम हैं। कौन से दो नियम हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित। पहला नियम क्या है? पहला नियम जो निष्कर्ष निकला है अपने एक्सपेरिमेंट, उसी को नियम बनाए उन्होंने। ठीक है ना? पहला नियम क्या कहता है? जब किसी विद्युत परिपथ या कुंडली, कुछ भी हो सकता है, जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध का मतलब लिंक, कितना गुजर रहा है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है ना? जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ये तो इसमें हमने देखा। अब इसका मान कितना होता है ये भी उन्होंने निकाला। जितनी ज्यादा तेजी से परिवर्तन होगा उतना ही ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है ना? तो जब किसी विद्युत परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक बल का मान
विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये नियम पहला है कि जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अगर बंद अगर परिपथ है अगर तो उसमें धारा भी प्रवाहित होती है, तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है उसका मान कितना होता है, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर के बराबर होने का मतलब क्या है कि E जो विद्युत वाहक बल का मान, E क्या है, विद्युत वाहक बल, लिख सकते हैं यहाँ पर परिपथ में भाषा में लिख लीजिए थोड़ा सा ऐसे, यदि परिपथ में डेल्टा टी समय में, परिपथ में डेल्टा टी समय में बद्ध परिपथ से डेल्टा टी समय बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो, यदि परिपथ से डेल्टा टी समय में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहाँ विद्युत वाहक बल को हम लोग स्मॉल ई से लिख रहे हैं, ई इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा। ये मान होता है, ये पहला नियम बताता है, ठीक है ना, कि अगर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल का मान उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। समझ आ रहा है। जहां पर ऋण चिन्ह क्या बताता है, ऋण चिन्ह लिख लीजिए, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा, कुछ भी प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है ना। जो विद्युत वाहक उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। अब इसको और एक्सप्लेन करेंगे, सो नोट कर लीजिए पहले। दिशा यहाँ बहुत बार दिशा सदैव
यहाँ पर लीजिए, प्रेरित प्रेरित विभव बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध करती है, थोड़ा सा सही से आ जाए, विरोध करती, इसलिए माइनस चिन्ह लगाया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पहले, नोट कर लिया। अगर यही कुंडली अगर एन फेरों वाली है, यानी जो परिपथ विद्युत परिपथ है वो हमारा, वो अगर एन फेरों वाली कुंडली है तो कितना विद्युत भाग बल प्रेरित होगा। ठीक है ना, फिर आगे लिख सकते हैं, यदि परिपथ एन फेरों वाली कुंडली है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तब कितना हो जाएगा, E माइनस एन और मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें हम। ठीक है ना, एक फेरे से पद चुके प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, एन फेरे से एन का मल्टीप्लाई। ये फार्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल के लिए भी अभी जरूरत पड़ेगी। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एन फाई अपॉन डेल्टा टी, ऐसे डेल्टा एन फाई जो लिखा है, एन फाई जो लिखा गया, इसका मतलब एक फेरे से बच्चों की फ्लक्स फाई है तो एन फेरे से कितना हो गया, यानी टोटल फ्लक्स कितना है इस कुंडली से, यानी लिख सकते हैं कि जहां एन फाई कुंडली से संपूर्ण या नेट कह सकते हैं, कुंडली से एन फाई कुंडली से बद्ध नेट चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है ना, एन फाइव का मतलब कुंडली से बद्ध नेट चुंबकीय फ्लक्स हो गया एन फाइव। ठीक है ना, इसको लोग फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, यानी नेट चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो, समझ आ रहा है। तो ये तो हो गया पहले नियम की बात हो गई, नोट कर लीजिए इसको, पहला नियम पूरा। न्यूमेरिकल के लिए फार्मूले भी हमको याद रखने हैं, मेन फार्मूला हमको ये वाला जरूर याद रखना है, बाकी एन का तो अंदर मल्टीप्लाई करके हम लोग बना ही लेंगे। अगर फेरों की संख्या एक है तो एन की जगह एक हो जाएगा, तो माइनस डेल्टा फाइव में डेल्टा बी बन जाएगा। ठीक है ना, अब इसको हम जो माइनस चिन्ह आ रहा है इसका क्या मतलब है, जरा ये आप लोग थोड़ा और समझ लें तो बिल्कुल एकदम कहानी स्पष्ट हो जाए। इसका मतलब क्या है, और एक चीज और है कि इस जो पहला जो नियम है उसका एक नाम और दिया गया है, इस नियम को न्यूमैन का नियम कहते हैं, न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। यानी फैराडे का प्रथम नियम तो है, साथ में इसको न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है। ठीक है ना, अब जरा देखो, ये जो माइनस बता रहा है हमने लिखा, नियम तो लिख दिया हमने, क्यों, और माइनस का मतलब क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का सदैव विरोध करता है, जो विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है ये बताता है। ठीक है ना, कैसे, जैसे अगर हम ये बात करते हैं, ये चुंबक हो गया एस और एन, ये कुंडली रखी हमने यहाँ पर, ध्यान से समझना, ये कुंडली रखी, ये धारा मापी इसमें लगा दिया,
अगर भाई ये तो स्थिर है तब तो कोई विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता ही नहीं है, उसकी तो बातें खत्म हो गई। अगर गति करा रहे हैं, मान लो इस तरफ ले जा रहे हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या इससे होकर गुजरेंगे ऐसे, कि जब जैसे पास ले जाते जाएंगे उसमें बल रेखाओं की संख्या जो है वो बढ़ने लगेगी, दूर ले जाएंगे तब घटने लगेगी। ये बल रेखाओं की संख्या हो गई, ठीक है ना। कुछ इधर से भी निकल जाएंगे, बाहर से कुछ निकलेंगे इससे। अब जब हम लोग जब गति कराएंगे इस दिशा में तो क्या होगा, इसमें विद्युत वाहक उत्पन्न होगा, धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी तो इसका जो इस कुंडली का ये वाला जो सिरा है, जब धारा प्रवाहित करते हैं कुंडली में तो वो एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह। इसका मतलब वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, कह सकते हैं। तो चुंबक का व्यवहार करेगा, इसका उसमें भी एस और एन दो ध्रुव बन जाएंगे, ठीक है ना। तो चूंकि देखिए इसका एन इस तरफ ला रहे हैं, तो इसका मतलब लाने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है। तो ये इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, इसमें डायरेक्शन ऐसी होगी कि इसका जो सिरा है ये वाला वो एन बन जाए। तो कैसा बन जाए, एन। तो एन क्या होगा, एन और एन क्या करेंगे, दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी इसको पास लाने से उत्पन्न हुआ है ये विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। तो विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है, यानी इस प्रेरित धारा की दिशा ऐसी है जो उस कारण का विरोध कर रही है जिससे वो स्वयं उत्पन्न हो रही है। अब क्लियर हो गई। यानी जैसे हम पास लाने से उत्पन्न हुआ तो सपोर्ट करने से अगर एस बनता तो सपोर्ट होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता, तो अट्रैक्शन फोर्स लगता तो क्या होता है, इसको लाने में मदद मिलती, कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या हो रहा है, एन ये एन बन गया, एन पहले से था ये, तो क्या हो गया, एन और क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, यानी पास आने का विरोध, पास आने से उत्पन्न हुआ है, पास आने का विरोध भी हो रहा है, ठीक है ना। हमारा और ये विरोध हो रहा है, तो इसका मतलब देखो जब हम पास लाएंगे तो इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, उस प्रतिकर्षण के बल के विरुद्ध हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य किया जाएगा, जो यांत्रिक कार्य हम करेंगे, वही विद्युत ऊर्जा के रूप में हमको प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ये बिना कार्य की ऊर्जा कहाँ से मिल जाएगी, समझ रहे हैं। नहीं, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं विद्युत धारा, उसमें ये फैसले हो कि यहाँ के हमने इसको गति कराया तो यहाँ विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई, उत्पन्न नहीं हुई है, ये रूप बदला है। जो हमने कार्य किया है उस कार्य, वही कार्य हमारा इस विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया है। भाई प्रतिकर्षण नहीं लगता तो कार्य कहाँ होता, अभी कार्य करना नहीं पड़ता, बल्कि कार्य को प्राप्त होता हो। जब कार्य प्राप्त होगा तो कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करने के लिए ये बात यहाँ पर आती है कि ये और यानी ये प्रतिकर्षण बल लगेगा तो यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा इसके पास लाने के लिए, जो कार्य किया जाएगा वही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज उल्टा जाना, देखो अगर चुंबक ये रख दिया हमने और ये कुंडली रख दी, अब हम ये कहें कि इसको जरा दूर ले जाओ, दूर ले जाने तो डायरेक्शन बदल जाएगी, इसकी विक्षेप की डायरेक्शन बदल जाएगी दूर ले जाने से, विक्षेप इस तरफ आएगा। अगर इसको दूर ले जाते हैं तब क्या होगा, बल रेखाएं की संख्या परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न होगा तो आप देखो इसको दूर ले जाने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये इसका विरोध करेगा दूर जाने का, दूर जाने विरोध करेगा। इसका मतलब ये सिरा कैसा बन जाएगा, धारा की दिशा ऐसी होगी जो एस बन जाएगी। ये तुमको पता नहीं, दर्श खड़े होकर के देखेंगे तो अगर इसकी डायरेक्शन जैसे देखता है ना ऐसे ये है, अगर इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर धारा दिखाई पड़ती है तो इसका मतलब है ये एन एस पोल बन जाता है। अगर यही में अगर इस तरीके से है, इस डायरेक्शन धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे, तो इसका मतलब है ये तो डायरेक्शन हो गई हमारी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एन बनता है ऐसे, ठीक है ना। तो अगर इधर से खड़े होकर देखें तो अपने आप डायरेक्शन बदल जाएगी, ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी कि ये एस पोल बन जाए जो दूर जाने का विरोध करे, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो मार्क्स यही बता रहा है कि विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये दूसरा नियम बन गया, ठीक है ना। दूसरा नियम हमारा यही है, तो इसको बना लीजिए या तो इसको यहाँ तक नोट कर ले, और उसके बाद फिर दूसरा लो नियम लिखेंगे।
दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम तो बिल्कुल आसान हो गया, इसको हम लेंज का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम क्या हो गया? प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत वाहक बल तो पहले उत्पन्न होता है। अगर परिपथ बंद नहीं है तो धारा तो नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर परिपथ खुला है तब भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और बंद परिपथ होता है, धारा भी प्रवाहित होती है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये लेंज का नियम है। इस नियम को हम लोग कहते हैं, इस नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। एग्जाम में केवल लेंज का नियम ही आ जाता है, तो आप लोगों को लिए दूसरा नियम लिख देना है उसमें कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है ना। जो हमने अपने बताया है कि अगर पास लाएंगे, अगर n पास लाते हैं तो कुंडली में n बन जाता है, अगर दूर ले जाते हैं n को तो s बन जाता है, अगर s को पास लाएंगे तो n बन जाएगा कुंडली में, ठीक है ना। यानी पास आने का या दूर जाने का विरोध, अगर दूर ले जाएंगे तो ऐसी डायरेक्शन होगी जो दूर जाने का विरोध होगा। अगर पास ला रहे हैं तो कुंडली में भी n बनेगा, अगर n को दूर ले जा रहे हैं तो कुंडली में s बन जाता है, अगर s कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में s बन जाएगा, पास आने का विरोध। अगर s को दूर ले जाएंगे तो n बन जाएगा। तो ये इस तरीके से ये हमेशा प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा उस कारण विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप बिल्कुल याद कर लेंगे, दोनों नियम, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल का मान तो हमने देख लिया, E = -Δ φ Δ t होता है, तो प्रेरित धारा का मान कितना होगा, ठीक है ना। और प्रेरित आवेश, भाई धारा प्रवाहित हो इसका आवेश भी प्रेरित हो रहा है, तो कितना आवेश प्रेरित होता है, तो हेडिंग लगा लीजिए प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश ये कितना होता है, इसका मान भी हम लोग फार्मूला बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें, यदि n फेरों वाली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स यदि n फेरों वाली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी है, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, ये हम लोग फैराडे के प्रथम नियम से लिख सकते हैं। विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, E = -N डेल्टा फाई अपान डेल्टा, ठीक है ना। अगर हम संख्या, चूंकि
अब हम धारा का मान निकाल रहे हैं, धारा में माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है, ये तो मेंशन ही बताता है कि विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन हमेशा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करते हैं। विद्युत वाहक बल ऐसा होता है जो हमेशा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है और इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब इसको हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू अगर लिखना चाहें, यानी उसका आंकिक मान, ये आंकिक मान है उसका, आंकिक मान ऋण से लगा देंगे तो दिशा ही बताएगा वो, ठीक है ना। तो धारा का मान कितना हो जाएगा, तो यदि ये तो विद्युत वाहक बल मान निकालिए हम लोगों ने, इतना फैराडे के नियम से वो तो हो जाता है। तो यदि परिपथ या कुंडली बात हो रही, यदि कुंडली का प्रतिरोध अगर कैपिटल आर है तो प्रेरित धारा कितनी होगी, प्रेरित धारा का मान कितना होगा, धारा का मान कितना हो जाएगा, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन I इक्वल टू E अपॉन R, I इक्वल टू E अपॉन R, ये होता है ना ओम के नियम के अनुसार I इक्वल टू E अपॉन R होता है। तो यहाँ विद्युत वाहक बल का काम कर रहा है यहाँ E अपॉन R, ठीक है। वैल्यू लगा दो जरा यहाँ पर, E की वैल्यू कितनी है N और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा E अपॉन R, R तो रहेगा, ये प्रेरित धारा का मान हो गया, ठीक है ना। तो ये पता चला कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन जितनी ज्यादा तेजी से होगा, यानी डेल्टा फाई मान डेल्टा टी का मान जितना ज्यादा होगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा तेजी से हम चुंबक या कुंडली को गति कराएंगे, धारा का मान उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रतिरोध अगर ज्यादा है तो धारा का मान कम हो जाएगा, कुंडली में प्रेरक संख्या अगर ज्यादा है तो धारा का मान ज्यादा हो जाएगा, कम है तो धारा का मान कम होगा, ठीक है ना। तो प्रेरित, ये धारा का मान हो गया। प्रेरित आवेश कितना होगा इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लें पहले, उसके बाद आप लिखो डेल्टा टी समय में कुंडली में प्रेरित आवेश कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, समय अंतराल कितना लिया हमने डेल्टा टी, तो I इंटू टी से आप Q इक्वल टू I टू डेल्टा टी लिख सकते हैं। I की वैल्यू यहाँ पर लगा दो, I की वैल्यू यहाँ से लगा दीजिए नीचे वाले समीकरण से, तो क्या हो जाएगा N अपान R डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, Q इक्वल टू आ जाएगा N अपान R डेल्टा फाई इतना मान, ये वैल्यू हो गई। अब इस फार्मूले से क्या पता चलता है कि प्रेरित आवेश का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पर तो डिपेंड करता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा तभी आवेश प्रेरित होगा, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर पर डिपेंड नहीं करता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर चाहे ज्यादा तेज हो चाहे कम तेज हो, यानी धीमे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो रहा हो चाहे तेजी से हो रहा हो, प्रेरित आवेश का मान उतना ही रहता है। क्लियर हो गई, यानी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर अगर ज्यादा है तो प्रेरित धारा का मान ज्यादा होगा, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर अगर ज्यादा है तो आवेश में कोई चेंज नहीं आएगा, आवेश उतना ही होगा, केवल बस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, वो शीघ्रता से हो चाहे धीरे धीरे हो। अब क्लियर हो गई, इस प्रकार से ये प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश का मान हम लोग निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, पहले ये वाली यदि नोट करेंगे उसके बाद फिर ऊपर वाली, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग करते हैं आंकिक प्रश्न, नोट कर लीजिए इसको पहले, फिर आंकिक प्रश्न किए जाए कुछ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें फेरों की संख्या 1000 है
इसे 2×10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। कुंडली में 0.2 सेकंड में कुंडली को 0.2 सेकंड में 180 अंश के कोण पर घुमाया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। कुंडली को घुमाएंगे तब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है ना भाई। कुंडली घुमाएंगे थीटा बदलेगा और चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र हमको पता है, क्या होता है, φ BA cos थीटा। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना है तो B में चेंज हो या A में चेंज हो या थीटा में चेंज हो तो फाई में चेंज होगा, ठीक है ना। इसका मतलब जब कह रहा है कुंडली तल के लंबवत रखी है तो φ1 कितना है, प्रारंभ में चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है, जब लंबवत रखी होगी थीटा का मान कितना होता है, 0। ये हमने बताया था, जब कुंडली तल के लंबवत रखी होती है तो थीटा का मान 0 होता है। क्यों, थीटा जो होता है वो कुंडली के तल पर खींचा गया अविलंब तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है, ठीक है ना। यानी बी और ए के बीच का कोण, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण। तो पहला क्या हो जाएगी स्थिति, बी का मान कितना दे रखा है, तो वो 2×10⁻⁵। ए का मान दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया तो मीटर से चेंज करना पड़ेगा 10⁻⁴ और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। और कॉस यहाँ 0 आएगा, बस समझ आ रहा है ना। लंबवत रखी, इसका थीटा का मान 0, ये हम बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, क्योंकि फ्लक्स जहाँ हमने पढ़ाया था। तो इसको सॉल्व कर लो पहले। φ1 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×10 यानी 1000 हो गया, 1000 तो ये हो गया और इंटू 10⁻⁻5 है, 5×9 हो गया तो कितना बचा, 10⁻⁻6 वेबर मात्रा लिख दीजिए इसका, ठीक है। अब जब घुमाया जाता है तो φ2 बदलेगा, यानी फाई बदलेगा तो φ2 कितना हो जाएगा बदल करके, BA और BA, बस सूत्र तो यही लगेगा। B का मान लगाओ जरा, 2×10⁻⁵ इंटू 5×10⁻⁴ इंटू cos 180। लंबवत 0 था, 180 घुमाया गया तो कितना हो जाएगा भाई, कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र, अगर मान लो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा है इस तरीके से, तो कुंडली हमारी कैसे रखी है, बिल्कुल लंबवत रखी है ऐसे, यानी ये जो ए का जो मान है वो इसी दिशा में, जो दिशा में बी है। अब 180 जब घुमाया जाएगा, ठीक है, ऐसे रखी 180 कब घुमाना जाएगा, जब ये घूम करके ऐसे से बिल्कुल ऐसे हो जाए तब तो 180 कहेंगे, यानी ये पोजीशन जब हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र वही है, केवल इसको रोटेट कर दिया गया है और रोटेट करने के बाद ये स्थिति हमको जब दिखेगी। अब जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, हमारा क्षेत्रफल वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। बी तो इधर ही है, तो कितने अंश कोण बना, 180 अंश का। तो φ2 का मान कितना हो जाएगा, इसको देख लो, इसका -1 होती वैल्यू, 180 की वैल्यू -1, तो केवल माइनस आ जाएगा, यानी माइनस सॉल्व करेंगे 10⁻⁻6 ये हो समझ आ रहा है। तो डेल्टा फाई प्लस परिवर्तन कितना हुआ, तो φ2 माइनस φ1, बाद में इस पहले वाला घटा देंगे, कितना वैल्यू हो जाएगा, φ2 है -10⁻⁶ -10⁻⁻6 कितने हो गए, -2×10⁻�6 वेबर, कितना मान हो गया। तो विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित हो जाएगा, ये हम बाद में जानते हैं, -ΔΦ/ΔT वैल्यू लगा दो, ठीक है, वैल्यू इसमें लगाओ जरा इधर, इसको यहाँ मिटा करके यहाँ कर देते हैं, वैल्यू लगाओ तो कितना आंसर आ जाएगा, माइनस या लेंथ वैल्यू कितनी है, 1000 फेरे हैं, फेरों की संख्या हो गई, ΔΦ/ΔT, तो ΔΦ का मान है -2×10⁻⁻6 अपान ΔT कितना है, समय अंतराल दे रखा 0.2 सेकेंड, तो 0.2 ये हो गया, ठीक है ना। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, E हो जाएगा, ये माइनस लगा है, माइनस माइनस प्लस हो गए,
और इसके 10 यहाँ से 0 ज़रा बढ़ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 10,000 हो गया। और 2 दशमलव खत्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 बढ़ेगा 10,000 हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 6 यहाँ बचेंगे, यानी E हो जाएगा 10 की घात -2 वोल्ट। इस प्रकार से इसको कर लिया हमने, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 10 ओम प्रतिरोध की कुंडली में 1000 चक्कर हैं, यानी 1000 फेरे लगे हैं। इसमें 5.5 - 4 चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है ना। जितनी चुंबकीय बल है गुजरती है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स। यानी इसमें आप नोट करते चलिए साथ में जरा, Φ1 का मान कितना है, 5.5 × 10 की घात -4 वेबर। जितनी बार रेखाएं गुजरेंगी उतना चुंबकीय फ्लक्स होता है, गुजर रही है। यदि इसकी संख्या घट करके, यानी समय कितना लग रहा है, डेल्टा टी का मान है 0.1 सेकेंड, यानी 0.1 सेकेंड में घटकर कितनी हो जाती है, Φ2, यानी जितनी संख्या कितनी बची, 5 × 10 की घात -5 वेबर, इतनी बचती है। तो चूंकि फ्लक्स परिवर्तन होगा कि नहीं भाई, इतनी पहले ज्यादा थी घट करके इतनी बची, तो चूंकि फ्लक्स परिवर्तन हो गया, कितना हुआ, इसको थोड़ा सा एक ही पावर में रखो तभी घटा पाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻⁴ वेबर। तो डेल्टा फाई का मान कितना हो जाएगा, Φ2 - Φ1 करो, Φ2 का मान है 0.5 × 10⁻⁴ माइनस 5.5 × 10⁻⁴, कितना हो गया, माइनस का पॉइंट का 5 बचेगा, 5 × 10⁻⁴ वेबर। कितना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, तो विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो जाएगा, E = -n∆φ/ΔT। ये लगा दीजिए फार्मूला इसमें। तो -n का मान है 1000, डेल्टा फाई का मान है, तो निकाला हम लोगों ने -5 × 10⁻⁴, डेल्टा फाई मान डेल्टा टी कितना है 0.1, ठीक है ना। तो हमारे पास तो प्लस हो जाएगा 0.1 से, इसको तो देखो कितना दशमलव खत्म करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10,000, 1 0 लग जाएगा और इंटू 10⁻⁴, और ये 5 और बचेंगे यहाँ पर, तो 5 10 की घात +4 हो गए, -4 1 हो जाएगा वैल्यू, और E कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत वाहक बल इतना मान हो जाएगा। धारा कितनी होगी, I का फार्मूला जानते हैं, E/R होता है। E का मान तो निकाला है 5 और R का मान क्वेश्चन में दे रखा है 10 ओम कुंडली है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। इतनी धारा इसमें प्रवाहित हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को करना है, कठिन बिल्कुल नहीं है, बस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है। अगर विद्युत वाहक बल का मान निकालना है तो परिवर्तन वो चाहे चुंबकीय क्षेत्र के बदलने से बदल रहा हो चुंबकीय फ्लक्स, चाहे उसके एरिया बदलने से बदल रहा हो, चाहे कुंडली घूमने से बदल रहा हो, ठीक है ना। कुछ भी कारण हो सकता है, वो मान आप अगर निकाल लेंगे क्वेश्चन को देख करके, तो फिर विद्युत वाहक बल को निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस प्रकार से जो फैराडे के नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल हैं हमने 2 बताए हैं, बाकी बुक पे दे रखे, उनको आप अपने मन से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक लेकर के आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, कमेंट करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे जो नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ट्राई करते रहिए। थैंक यू।